हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सुप्रीम 60 ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी और क्लास 12 की बायोलॉजी में हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 2 में एंटर करने जा रहे हैं और यूनिट 2 एक बहुत ही ज़्यादा हैवी वेटेज वाली यूनिट है। इसमें जो हमारे टॉपिक है बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। बहुत अच्छे से इस यूनिट को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा और इसमें जो पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक्स, ये जो आपका चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए, मैं देखता हूँ बच्चे, मेरा जो एक्सपीरियंस है 10-12 साल 15 साल की टीचिंग का, मैं देखता हूँ कि इसमें बच्चे इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो शुरू के 2-4 साल के बाद मैंने ये सोचा कि भाई कम से कम जब हम जो काम करने जा रहे हैं, जैसे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी के बारे में जब तक हमें पूरी बात अच्छे से आइडिया नहीं होगा, कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होंगे, तो मैंने अपने प्लेयर से कहा जा भैया तुम मिड ऑफ पे खड़े हो जाओ। उसको यही नहीं पता मिड ऑफ क्या है, तो मिड ऑफ पे खड़ा कैसे होगा। मैं कैप्टन हूँ टीम का, मैंने उससे कहा जाओ गली में जाओ, वहां पे करो फील्डिंग। वो पता लगा स्टेडियम छोड़ के स्टेडियम के बाहर की जाके गली में खड़ा हो गया। तो इसमें जो हम लोग को पढ़ना है, जो टर्म बार बार आपके लिए पूरे चैप्टर में आएंगे, वो टर्म अगर हम लोग पहले पढ़ लें तो चीजें आसान हो जाती है। वरना बच्चा कनेक्ट तो हुआ, चैप्टर पढ़ना चालू किया, शुरू में थोड़ी देर समझ में आया, बाद में उसको पता लग रहा गाड़ी डिरेल हो गई। डिरेल क्यों हो गई कि उसको टर्म ही अच्छे से क्लियर नहीं है। तो ये जो पहला हमारा इस चैप्टर का पहला लेक्चर होगा, हमारी उस पर पूरा एम्फेसिस होगा कि मैं आपको इसमें इस चैप्टर में आने वाले टर्म्स के बारे में आप लोग को पहले ही अवेयर करा दूं, उसकी आपको पहले ही जानकारी दे दूं। अगर वो आपका क्लियर हो गया तो आपको दिक्कत, मैं समझता हूँ एज सच फिर उतनी नहीं होगी। हाँ, थोड़ी बहुत तो आगे चल के आपको कोप अप करना है। ये चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चैप्टर अपने आप में एक बायो के स्टूडेंट्स के लिए अपने आप में एक चुनौती होता है। और जो शार्प बच्चा है, जो अच्छा बच्चा है, उसको ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। जो एवरेज बच्चा है उसकी कोशिश होती है मैं चीजों को रट लूं। अरे भैया, रटने से बायोलॉजी ये हमारी साइंस है। हाँ, कई एक चीजें फैक्चुअल चीजें जो इसमें है, डाटा है, वो तो आपको रटना है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो आपको रटना है कि मेंडल ने पता लगा हाइब्रिडाइजेशन के प्रोग्राम कब कराए हैं, किस ईयर में कराए हैं, तो उसको तो आपको रटना है कि 1856 टू लेके 1863 तक 7 ईयर्स तक उनने कराए। ये चीज तो आपको रटनी है। लेकिन और कई चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट अगर डेवलप हो गया, आपने समझ लिया, तो आपको पूरे चैप्टर में वो टर्म बार बार जब आएंगे तो आपको एक बार क्लियर हो गया तो वो अच्छे से आप चीजों को समझ पाओगे। अगर हमने उसमें क्वेश्चन आपको दिया है कि व्हाट वाज द फिनोटाइपिक रेशियो इन द F2 जनरेशन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिनोटाइप क्या है। अब अगर आपको चैप्टर पढ़ते पढ़ते बीच में से यही आपकी मेमोरी से इरेज हो गया कि फिनोटाइप क्या है, तो आप वहां पे थोड़ी देर के लिए 1-2-3 सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाओगे, तब आपको दिक्कत होगी। और ये सिलेक्शन इसमें नीट में लेने के लिए आपका एक एक सेकंड कीमती है। 3 घंटे में 180 मिनट में आपने क्वेश्चन कितने करने हैं? 180 मिनट में तो आप देख लीजिए 180 ही क्वेश्चन आपने करने। 90 क्वेश्चन आपके आएंगे बायो से, 45 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स से। तो ऑन एन एवरेज 180 मिनट में 180 क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज आपके पास 1 मिनट है केवल एक क्वेश्चन के लिए। उसमें भी आप जानते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में सर्टेन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी है, तो वो एक मिनट में कर ले। आप क्वेश्चन को पढ़ ले, क्वेश्चन को महसूस कर ले, फील कर ले, क्वेश्चन का आप समझ जाएं कि क्या पूछ रहा, आप कैलकुलेशन कर ले और उसका आंसर दे दे विद इन अ मिनट। ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। ये सब बातें आपको बताने का मेरा क्या लॉजिक है? मेरा लॉजिक ये है कि आपने अपने बायो में, देखिए बायो ही सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, बायो में ही सबसे ज्यादा स्कोर होता है। 90 में से मैं समझता हूँ 82 to 84 क्वेश्चन आप लोग को करके आने चाहिए। और वो तभी होंगे जब आप अच्छे से एनसीईआरटी को समझते हुए पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं, समझते हुए पढ़ेंगे। तो आप 75 क्वेश्चन एनसीईआरटी, उसके अलावा बाहर से जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है उसको आप जब साथ में लेके चल रहे हैं, बाहर से जो चीजें आनी चाहिए, मैं आपको कह रहा हूँ जी ये पढ़ो ये पढ़ो, तो आप करीब 7-8 क्वेश्चन और लगाने के लायक होंगे और आप 82-84 क्वेश्चन लगाएंगे। अब 82-84 क्वेश्चन जो लगाने आगे, फिर समझिए वो अगर आपने 84 मिनट में लगाए तो बेकार हो गई हमारी मेहनत भी और आपकी मेहनत भी।
आपको इतना शार्प होना है कि बायो का क्वेश्चन पढ़ते ही आप लगभग उसको 40 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर ले, आंसर दे दे। तो ये प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको खूब प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है, अच्छे से समझना है और उसको तुरंत अप्लाई करना है। ये नहीं करना कि जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ अभी खत्म हुआ, भाई चैप्टर पूरी तरह से हमें समझ में आ गया, चलिए एमसीक्यू हम लोग संडे को बैठेंगे लगा लेंगे। नहीं, ये नहीं करना है। आपने तुरंत उसके एमसीक्यू आधे घंटे का ब्रेक लेके एमसीक्यू अटेम्प्ट करने। तो ये वही बात है, जितनी ज्यादा आप तलवार पत्थर पे घिसोगे आप शार्प होती है, उतना उसके एजेस शार्प होते हैं। तो आपके भी माइंड शार्प, कॉन्सेप्ट डेवलप तभी होगा जब आपने उसका लिटरेचर पढ़ लिया, लिटरेचर का लेक्चर ले लिया, लैंग्वेज का लेक्चर ले लिया, उसके बाद आप तुरंत उसको अप्लाई करिए और तुरंत एमसीक्यू लगाने की कोशिश करिए। ये आप प्रैक्टिस अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए। एज फार एज बायो इज कंसर्न, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए यहाँ की जो स्पेशल फैकल्टी है वो आपको गाइड करेगी। वो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, मेरा उसमें कुछ कहना बनता नहीं। तो बायो में चलिए चालू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहले इसके लिए टर्म जो है, टर्म को हम लोग समझ लें क्या टर्म है और उसके क्या मीनिंग है। तो जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, फैक्टर, जीन, 5 टर्म। बोर्ड जितना बड़ा था, जितनी स्पेस थी, 5 टर्म आपके लिए लिखे, डिफाइन किए। उसको हम लोग स्टडी कर लें, डिस्कस कर लें। इसके इस तरह करते करते आपको 20 to 21 टर्म्स हमने आपको आज के लेक्चर में प्रिपेयर कराने हैं और वो प्रिपेयर हो जाएंगे तब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए जेनेटिक्स है क्या। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है, बायो की वो ब्रांच है जिसमें हमें स्टडी करना इनहेरिटेंस, आनुवंशिकी और वेरिएशन, विभिन्नता। तो आनुवंशिकी और विभिन्नता को पढ़ाने वाली जो बायोलॉजी की शाखा है, ब्रांच है, जिसमें आप बायोलॉजी की वो शाखा जिसके अंतर्गत आप इनहेरिटेंस और वेरिएशन को पढ़ते हैं वो कहलाएगी जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे मेंडल साहब ही हैं, ग्रेगर मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स आप जानते होंगे, ये तो हर कोई जानता है। तो अगर हमें अगरबत्ती लगानी है, किसी के नाम की जय जयकार करनी है, तो मेंडल के नाम की जय जयकार करनी है। एक दूसरा कई बार पूछ लेता है, पहले तो देखिए ये सीपीएमटी में बहुत आता था फादर मदर, फादर ऑफ फादर ऑफ फादर ऑफ। अब इन्होंने पिछले 3-4 साल से पूछा नहीं गया है, लेकिन किस दिन एग्जामिनर कौन सा हो, कौन सा सेटअप कर दे, आपका एग्जामिनर कैसा हो नहीं पता। तो हम लोग को ये थोड़ी बहुत बातें मालूम होनी चाहिए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स नोन एज ग्रेगर मेंडल। मेंडल को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हम लोग बोलते हैं थॉमस हंट मॉर्गन को, टीएच मॉर्गन को। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, जेनेटिक्स की जब बात आई है, जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब आ रहा है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स ये हमारे मेंडल साहब हो गए, ओके जी। मेंडल के बाद फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर हो गए थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन। इन्होंने ड्रोसोफिला पे बहुत काम किया और इनको फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। ये हम आपको फिर लिखाएंगे जब हम लिंकेज पढ़ेंगे, तब मॉर्गन का फिर से वहां पर डिस्कशन आएगा और मॉर्गन के बारे में कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इन्होंने ही डिस्कवर किया, लिंकेज इन्होंने ही डिस्कवर किया। तो ये सारी बातें आपको उस दिन फिर से बताई जाएंगी। और थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे बहुत काम किया। ड्रोसोफिला को उसने अपना एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट क्यों बनाया, ये सारी बातें चैप्टर में आगे डिस्कस होंगी। फिलहाल यहाँ पे इतना बता देना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स दैट इज थॉमस हंट मॉर्गन। एक और आता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, उनका नाम है आर्चीबाल्ड गेरार्ड, ए गेरार्ड, आर्चीबाल्ड गेरार्ड। तो आर्चीबाल्ड गेरार्ड नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स आर्चीबाल्ड गेरार्ड। उसके बाद ये जेनेटिक्स की बात हो गई, इनहेरिटेंस पे आइए। इनहेरिटेंस क्या है? तो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन।
Inheritance is the process by which characters are carried forward from one generation to the next generation, or in other words we can say that characters are carried forward from the parental generation to the progeny generation. पेरेंट जनरेशन से पितृ पीढ़ी से पुत्र पीढ़ी में जो कैरेक्टर आ रहा है, कैरेक्टर क्या लक्षण, कैरेक्टर को भी आगे डिफाइन करेंगे, उसकी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस है इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, आनुवंशिकी. इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. तो पैतृक पीढ़ी से पुत्रक पीढ़ी कह लीजिए. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो लक्षणों की वंशानुगति हो रही है, कैरेक्टर लक्षणों की जो वंशानुगति हो रही है, उस वंशानुगति, उस प्रक्रिया को हम लोग इनहेरिटेंस वंशानुगति कह रहे हैं. जो कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं वही इनहेरिटेंस. वेरिएशन क्या है? वेरिएशन विभिन्नता. तो वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ डिफरेंस. हम कितने विभिन्न हैं. डिग्री ऑफ डिफरेंस किस बात में? डिग्री ऑफ डिफरेंस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम इट्स पेरेंट. जिस डिग्री ऑफ डिफरेंस की हम कितनी मात्रा में अपने माता पिता से अलग हैं. आप देख लीजिए, आप अपने घर में देख लीजिए. मैं अपने घर में मैं जानता हूं कि मैं ना पूरी तरह से अपने फादर की मिरर इमेज हूं, ना पूरी तरह से अपने मदर की इमेज हूं. तो कुछ लक्षण मेरी मम्मी के हैं और कुछ लक्षण मेरी मदर के, कुछ लक्षण मेरे फादर के. ये अपने फादर की तरह हम भोलू बसंत और मम्मी की तरह हम एकदम सीधे. तो अक्सर लोग बोलते हैं कि मोंगा जी आप तो बड़े सीधे हो. तो हम कहते हैं बच्चे माँ बाप पे ही होते हैं. बच्चे माँ बाप पे ही होते हैं. आप अपने को देख लीजिए, आप किस पे हैं आपको पता लग जाएगा. हाँ, लेकिन आप पूरी तरह से ना तो अपने फादर पे होंगे, ना उनके पूरी तरह से 100%, ना तो आप अपने फादर की मिरर इमेज है, ना आप अपने मदर की मिरर इमेज है. आप उनका कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है. कुछ लक्षण पिताजी के तो कुछ लक्षण माताजी के. पिताजी के लक्षण कि घर में आप कोने में चुपचाप बैठे रहते हो. माताजी के लक्षण कि कभी कभी आप किसी को जबरदस्ती भी गरिया देते हो. तो ये लक्षण आपके अंदर भी हो सकते हैं, किसी के अंदर भी हो सकते हैं. जैसे मेरे अंदर है, तो आपके माता पिता के लक्षण कि आप अपने पिता की तरह बहुत ज्यादा स्मार्ट समझदार है और माता की तरह बहुत ज्यादा दिखने में सौम्य और जेंटल और सुंदर है. तो हमारे माता पिता के जो लक्षण आए कि हम घर में एक कोने में चुपचाप दुबक के रहते हैं और कभी कभी किसी को जबरदस्ती गरिया भी देते हैं. तो माता के पिता के दोनों लक्षण आ गए. ठीक, और उनसे हम भिन्न भी हैं. तो वेरिएशन, डिग्री ऑफ डिफरेंस कि हम कितने अलग हैं अपने माता पिता से एंड अमंग्स देयर सिबलिंग. तो कोई ऑर्गेनिज्म अपने भाई बहनों से, अभी तो हमने आपको एग्जांपल दिया कि हम अपने माता पिता की मूर्ति जो है मिली जुली मूर्ति है, लेकिन हम अपने उनसे तो अलग हैं ही, माता पिता से वेरिएशन में अलग हैं. लेकिन हमारे भाई बहनों के बीच में भी हम देखेंगे कि कोई भी भाई बहन 100% मेरी तरह नहीं है. घर में सबसे ज्यादा भोलू हम ही हैं, बाकी जो है चकड़ है. तो ये हम देख रहे हैं कि हम ही सबसे ज्यादा भोलू बसंत है, बाकी सब एकदम स्मार्ट, क्या कहने. तो पेरेंट्स के साथ तो अलग है ही हैं आप थोड़े से, और अपने भाई बहनों से भी अलग है. होता है, हर कोई होता है. इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन. अगला आ रहा फैक्टर्स. तो अकॉर्डिंग टू द मेंडल, फैक्टर क्या है? फैक्टर आर डिस्क्रीट यूनिट. अकॉर्डिंग टू द मेंडल फैक्टर्स आर डिस्क्रीट यूनिट. ये एक डिस्क्रीट का मतलब सुस्पष्ट, बिल्कुल अलग से जो दिखाई दे, क्लियर कट हो. According to the Mendel, factors are discrete unit and are responsible for carrying information from one generation to the next generation. मेंडल ने बोला था कि ये जो कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार फैक्टर्स है. फैक्टर्स अकर इन पेयर. किसी भी ऑर्गेनिज्म में फैक्टर पेयर में होते हैं, ये मेंडल ने बोला था. मेंडल ने ये बोला कि जो माता पिता से लक्षणों की वंशानुगति अगली पीढ़ी में हो रही है उसके लिए जिम्मेदार है फैक्टर्स. फैक्टर्स आर डिस्क्रीट यूनिट एंड फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो मेंडल ने फैक्टर बोला. ठीक, फैक्टर आज की तारीख में हम जानते हैं कि मेंडल जिसको फैक्टर कहना चाहता था बेसिकली वो जीन्स है. बेसिकली वो जीन्स है. मेंडल ने जिसको फैक्टर कह के डिस्क्राइब किया वो जीन्स है. और हालांकि बाद में एक चीज और देखी गई कि जीन्स का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है जीन्स का. जीन्स आर सिचुएटेड ओवर द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम पे होते हैं. जीन्स आर द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम. जीन्स आर सिचुएटेड इन द क्रोमोसोम, ऑन द क्रोमोसोम,
ओवर द क्रोमोसोम। तो कहने की बात इंग्लिश के व्याकरण में ना जाइए, भाव समझिए जो हम कहना चाहते हैं। कोई अगर टिपिकल होगा वो कहेगा इन, ऑन और ओवर, उसको समझाओ सर कहना क्या चाहते हो। हम कहना ये चाहते हैं कि हम देखेंगे हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए का थ्रेड है, और ये डीएनए का थ्रेड जब कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम बनाता है, और क्रोमोसोम का एक पार्ट, कोई भी क्रोमोसोम का एक पार्ट जिसके पास किसी कैरेक्टर के लिए जानकारी है, वो पार्ट कहलाता है जीन। ठीक, हाँ आइए, तो फैक्टर क्या है अकॉर्डिंग टू मेंडल? फैक्टर आर इंडिपेंडेंट यूनिट, डिस्क्रीट यूनिट, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, डिस्क्रीट सुस्पष्ट अलग से, एंड फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण को ले जाने के लिए जिम्मेदार कौन? मेंडल कह रहा फैक्टर। ओके, उसके बाद टर्म जीन। तो ये इधर जो मैंने लिख रखा है सीरियल नंबर लिख रखा है 1 2 3 4 5, 5 जीन नहीं होते, तो 1 2 3 4 ये क्रम नंबर है, सीरियल नंबर जीन। जीन जो दे दिया इन्होंने, फैक्टर नाम दे दिया उसको, जीन टर्म किसने क्वाइन किया? जोहानसन ने। जोहानसन क्वाइन द टर्म जीन। और जीन है क्या? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए, segment of DNA, part of DNA which have a coded information for a certain character, which has or have coded information for a certain character। हमारी आंखें काली होंगी कि नीली होंगी, ये कौन डिपेंड कर रहा है? कोई जीन डिपेंड कर रहा है। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, तो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जो लक्षण हैं, मेरी स्किन कैसी होगी, ये कौन गवर्न कर रहा है? तो हम लोग आगे देखेंगे कि ये पॉलीजेनिक कैरेक्टर है, एक से ज्यादा जीन्स, वो आगे चलेंगे हम लोग, पॉलीजेनिक प्लियोट्रॉपी बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप ये समझिए कि जो लक्षण है मेरे कैरेक्टर है, कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। गाना आया था मैं ऐसा क्यों, अरे भाई तुम ऐसे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर जीन वैसे हैं, तुम्हारे माता पिताजी ऐसे थे तो तुम वैसे हो गए, क्योंकि जीन ही रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे कैसे कैरेक्टर होंगे, हम कैसे काम करेंगे, या हमारी आउट अपीयरेंस फिनोटाइप कैसा होगा, हमारी फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी, वो डिसाइड कर रहा है कि हमारा जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक मेकअप क्या है। अभी आते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप पे। कहने का मतलब ये है कि सर्टेन कैरेक्टर ऐसे हैं जो जीन ड्रिवन है, जो जीन गवर्न करता है, और सर्टेन कैरेक्टर ऐसे हैं जो हमारी फिजियोलॉजी पे डिपेंड करते हैं, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं, लेकिन सर्टेन कैरेक्टर ऐसे जो हमारे जीन पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि ऐश्वर्या राय की आंखें नीली हैं, तो भैया नीली हैं तो उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। वो जीन अगर आप आइसोलेट करें बायोटेक में और वो जीन इंट्रोड्यूस करा दे अपने बाबू में, अपने सोना में, जिसकी आप चाहते हो आइस ब्लू हो जाए, ब्लू आइस तेरी हिप्नोटाइज कर दी है मैनू, तो भैया आंखें हो जाएंगी नीली। आंखें नीली होने का कारण, एक एग्जाम्पल आपको दे दिया कि आंखें नीली होने का कारण ये हो सकता है। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का वो टुकड़ा जिसके पास ये जानकारी है, डीएनए का वो फ्रेगमेंट, डीएनए का वो हिस्सा जिसके पास ये जानकारी है कि इंसुलिन हार्मोन बनना चाहिए। अगर वो जीन का वो टुकड़ा डिफेक्टिव हो गया तो इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा, इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा तो डायबिटीज हो जाएगी। तो डायबिटीज हमारी 2 तरह की है, इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे जब पढ़ेंगे। एक एग्जांपल आपको साथ के साथ दे रहा हूँ कि मेरी बॉडी में सर्टेन एंजाइम्स जो बन रहे हैं, प्रोटीन एंजाइम्स क्या है, ज्यादातर एंजाइम्स प्रोटीन है। हार्मोन्स तो वो भी ज्यादातर प्रोटीन ही है, लेकिन और भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि हम लोग देखेंगे स्टेरॉइडल हार्मोन, हमारे गोनेट से सिक्रीट होने वाले हार्मोन स्टेरॉइडल हार्मोन है। लेकिन हर तरह के हैं भाई, उसमें तो हम देखेंगे अमीनो एसिड्स भी हैं जो हार्मोनल, अमीनो एसिड्स डेरिवेटिव भी हैं जो हार्मोन है। कहने का मतलब यह है कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म के लिए अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा था क्लास 11 में चैप्टर 1 में कि हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, हर एक्टिविटी पे एक ना एक एंजाइम काम कर रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द एंजाइम, पहले तो हम लोग स्टेटमेंट देते थे ऑल द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, लेकिन जब से राइबोजाइम की खोज हो गई अब हम वो स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट नहीं देते कि ऑल एंजाइम्स आर बेसिकली इन नेचर प्रोटीन है, अब ये नहीं देते। अब हम लोग बोलते हैं ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम। अब हम लोग उसको फिर से रिफाइन कर दिया स्टेटमेंट को, अब हम लोग बोलते हैं ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन।
तो प्रोटीन जो बनती है उसका प्रोसेस आप जानते हैं। प्रोटीन बनने के लिए डीएनए पे होगा ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए बना है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर पोर से निकल के बाहर आएगा। अगर प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है तो यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल है तो वो बना से निकल के बाहर आया। कहां पे आया? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री। वो क्या है? राइबोसोम, हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहां पे इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। जो स्क्रिप्ट ये लिख के लाया है, जो कोडेड भाषा ये लिख के लाया है कि भैया ये अमीनो एसिड जोड़ो और ये वाली प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन बना लो, क्योंकि उस पॉलीपेप्टाइड चेन की जरूरत है। हमने खाया है हपक के ग्लूकोज खूब मीठा, अब हमारी बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट होना चाहिए ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाए। तो इंसुलिन सिक्रीशन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन से इंसुलिन बन जाएगी और हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगी बाय स्टिमुलेटिंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4। और वो क्या करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4? वो ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देता है इन द स्केलेटल मसल्स एंड लीवर सेल्स। तो उसका वहां पे कन्वर्जन हो जाता है ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल जो पोस्ट प्राइंडियल बढ़ गया था खाना खाने के बाद, वो ऑलमोस्ट वापस नॉर्मल आ जाएगा। ये तरीका है। तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होने के लिए उसका अपटेक इंसुलिन बढ़ाता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है। आइलेट्स सेल्स बीटा हमारा आइलेट्स ऑफ पैनक्रियाज के लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट करते हैं बीटा सेल्स। आपको पता ही होगा, कोई उसमें आपको छक्को शुबा नहीं है। लेकिन जो बात है कि ग्लूकोज इंसुलिन बन गया, जो इंसुलिन बनाने के लिए जानकारी किसके पास है? डीएनए के एक फ्रेगमेंट के पास। जिस टुकड़े के पास है वो टुकड़ा कहलाएगा जीन। तो जीन डीएनए का वो टुकड़ा है जिसके पास जानकारी है, कोडेड इंफॉर्मेशन है फॉर अ सर्टेन कैरेक्टर। ये आपके 5 टर्म इनिशियल वाले क्लियर हुए। अगले मैं और टर्म लिखता हूं और उनकी आपको एक्सप्लेन करता हूं कि वो टर्म का मतलब क्या है। ओके, तो ये टर्म आपके जेनेटिक्स इनहेरिटेंस वेरिएशन फैक्टर एंड जीन। आगे चलते हैं और कुछ टर्म को देख लें। ऐसे करते करते हमें 20-21 टर्म आपको एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद ये चैप्टर मैं टेकन अप करूंगा। तो देखिए चीजें आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगी, आसान भी लगेंगी। ठीक, ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखें, कुछ और टर्म हम लोग देख लें। अब वो कह रहा, हम लोगों ने पिछले स्लाइड तक देख लिया था, किसको? पिछली स्लाइड तक हम लोगों ने पढ़ लिया था जीन को, फैक्टर और जीन को। एलील पे आते हैं। एलील टर्म गिवन बाय बेटसन। तो फैक्टर टर्म दिया था मेंडल ने, जीन टर्म दिया था जॉनसन ने, एलील टर्म दिया बेटसन ने। स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, एक ही जीन का कोई दूसरा रूप। एक जीन जो है वो जीन वो एक रूप में नहीं, एटलीस्ट कम से कम 2 रूप में है। और अगर 2 रूप से ज्यादा रूप में होता है तो कहलाता है केस ऑफ मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील का केस कहलाता है। स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन मीन्स क्या मतलब है? अ जीन जनरली हैव 2 फॉर्म्स। ज्यादातर केस में हम लोग देखते हैं कि एक जीन 2 रूप में मिल रहा है। एंड ईच ऑफ देम एन एलील फॉर द अदर। अब एक जीन जो 2 रूप में मिल रहा है, वो दोनों रूप एक दूसरे के एलील कहलाएंगे। मानिए भगवान राम जी की मूर्ति की स्थापना हुई। भगवान राम हमारे आराध्य। भगवान राम की केवल एक ही मूर्ति मार्केट में हो, कौन सी? धनुष बाण वाली। धनुष बाण वाली कह लीजिए या राम दरबार वाली कह लीजिए, जिसमें वो हमारे राम भक्त हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हैं, भगवान राम जी आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर एक ही रूप में भगवान राम की मूर्ति हो और हमारे पास हमारे मन मंदिर में 2 जगहें हैं जहां पे हम मूर्ति स्टैब्लिश कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तो दोनों जगह वही मूर्ति लगेगी। क्योंकि हमारी बॉडी में हमारे मन के अंदर जो जगह है, उस जगह पे 2 जगह हम प्रभु की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और मार्केट में जो उपलब्ध है विकल्प, वो विकल्प आपके पास लिमिटेड है। केवल एक ही तरह की मूर्ति है भगवान राम की, हनुमान जी के साथ, राम दरबार वाली। हनुमान जी चरणों में बैठे हैं, भगवान राम सीता मैया के साथ
और छोटे भ्राता लक्ष्मण जी के साथ आशीर्वाद आपको दे रहे हैं धनुष्मान पकड़े। तो आपके पास वही मूर्ति आपने दोनों जगह लग गई। अब अगर भगवान राम की एक और, भगवान राम ही हो लेकिन एक मूर्ति और है, मान लीजिए रावण को वध करती मूर्ति है, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो दोनों जगह रावण की वध करती मूर्ति स्टैब्लिश कर लो, लगा लो, स्थापित कर लो, या आप दोनों जगह राम दरबार वाली कर लो, या आप क्या कर लो कि ये एलील को मैं रब करूं। ये है दो वो जगह जहां पे आप स्थापित कर सकते हो मूर्ति। अब वो मूर्ति ए और बी दो तरह की है। ए राम दरबार वाली कह लीजिए, बी जो भी आप एक एग्जाम्पल मान लीजिए। तो एक तो आपका कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, एक आपका कॉम्बिनेशन बी इधर और ए इधर बन सकता है, और एक आपका कॉम्बिनेशन बन सकता है कि दोनों जगह बी, और एक आपका कॉम्बिनेशन बन सकता है दोनों जगह ए। क्लियर है ना? कोई उसमें दिक्कत तो नहीं ना? ये कॉम्बिनेशन आप बन सकता है। दो तरह की मूर्ति, वो दोनों मूर्ति एक दूसरे के एलील कहलाएंगे। जीन जो है, कोई जीन दो रूप में, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, जीन हमें दो रूप में मिल रहा। अब ये जीन अगर दो रूप से ज्यादा रूप में है, ये दोनों रूप, पहले तो दो ही वाला समझिए, कॉम्प्लिकेट ना करिए, दो से आगे ना चले, पहले तो दो ही वाला समझिए। ये दोनों रूप एक दूसरे के एलील है। ये दोनों रूप भगवान राम ही है, आपकी नैया पार लगाएंगे, राम राज्य स्टैब्लिश करेंगे। तो कोई जीन जो है, जीन जिसकी बात हो रही वो मानिए, अगर जीन है कि जो इस बात को निर्धारित कर रहा कि आपकी ब्लड सेल्स पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कौन सा शुगर पॉलीमर होगा, एंटीजन होगा, अगर वो जीन ये डिसाइड कर रहा है कि कौन सा शुगर पॉलीमर होगा, तो हो सकता है कि उसका जो एक रूप है उसकी वजह से ए पॉलीमर आए, और जो दूसरा रूप है उसकी वजह से बी पॉलीमर आए। तो ये दोनों रूप एक दूसरे के एलील कहलाएंगे। क्लियर? और अगर दो से ज्यादा रूप हमें मिल रहे हैं, तो किसी ऑर्गेनिज्म में दो से ज्यादा नहीं, वो पॉपुलेशन में मिलेंगे। थोड़ा सा बाउंस हुआ आपको, और थोड़ा सा आप ये क्या कह रहे हैं भैया, मेरे अंदर तो 2 सीटर है, स्कूटर है मेरे पास, हम 2 ही सवारी बिठा सकते हैं, तीसरी कहां से बिठाएंगे। अब मैंने आपको ऑप्शन दिया कि 3 सवारियां हैं स्टैंड पे खड़ी हैं, और आपके पास स्कूटर है डबल सवारी, तो आप 2 को ही बिठा पाओगे, भले वो 3 सवारी मार्केट में या खड़ी है कहीं इंतजार कर रही है। तो अगर मल्टीपल एलील का केस है, 2 से ज्यादा एलील किसी जीन के हैं, लेकिन हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर उसके 2 ही फॉर्म आ सकते हैं, तीसरा फॉर्म नहीं आ सकता। क्लियर? अभी नहीं क्लियर होगा तो आगे जब हम लोग मल्टीपल एलील का अकरेंस पढ़ेंगे और ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग को डिस्क्राइब करेंगे, तब ये बातें फिर से आएंगी, तब आपको यहाँ से मैं फिर से उस सफर पे ले चलूंगा। अभी के लिए जीन आप समझ चुके हो, मुझे मालूम है, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि वो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, वो एग्जाम्पल आपके दिमाग में बैठ गया कि आंखें नीली अब मुझे करानी है, तो मैंने ये काम करना है। अब जीन के अगर एक से ज्यादा रूप है, तो भैया वो एक दूसरे के एलील है। तो जीन समझ ही चुके हो आप, जीन के पास कोडेड इंफॉर्मेशन। एलील क्या है? एलील है स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, एक ही जीन के एक से ज्यादा रूप, और वो रूप एक दूसरे के एलील कहला रहे। एंड ईच ऑफ देम, हर उसमें से हर जो है एक का दूसरा एलील है। ठीक? जीन्स स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, एलील मीन्स अ जीन जनरली हैव, मीन्स इसका मतलब क्या निकल रहा? स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म। हम बोल रहे हैं कि जीन ज्यादातर हम देखते हैं, ज्यादातर केस में 2 रूप में होता है, 2 फॉर्म में होता है, लेकिन इसकी अकरेंस कई जीन्स ऐसे हैं जिसकी अकरेंस देखी गई है 2 से ज्यादा फॉर्म में है। जैसे कि जीन आई जो कि हमारे क्रोमोसोम नंबर 9 पे सिचुएटेड है, हमारे ब्लड ग्रुप को निर्धारित ये जीन आई ही करता है। ये हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो O पॉजिटिव है मेरा, तो भाई तुम लोग अपना समझो क्या है, आप लोग भी पॉजिटिव बने रहो, ज्यादातर पॉजिटिव होता, O पॉजिटिव अगर मेरा जीन है। तो इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा जब ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे और ब्लड ग्रुपिंग को पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लो, जीन आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द blood grouping in human beings, and gene I is situated over the chromosome number 9. It occurs in human population in 3 form, 3 फॉर्म में मिलता है, IA, IB और IO या I0। IA अगर जीन है तो उसकी वजह से शुगर जो बनेगी ह्यूमन RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, द शुगर प्रेजेंट ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन इरिथ्रोसाइट, दिस टाइप ऑफ शुगर डिटर्मिनेंट कौन कर रहा है? हमारा जीन आई रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ह्यूमन RBC, एंड जीन आई इज अकर इन 3 फॉर्म्स, IA, IB, I0, and it is responsible for the determination of blood group, type of blood group in human being। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए आपने क्या ध्यान में रखना है कि एलील क्या है। तो एलील स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन है, मीन्स अ जीन जनरली, ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि जीन जो है 2 फॉर्म्स में मिलता है और कभी कभी 2 से ज्यादा फॉर्म में, तब वो मल्टीपल एलील का केस हो जाता है। और इसमें जीन के जो रूप है वो रूप एक दूसरे के एलील कहलाते हैं। इतना आपके लिए जानना अभी के लिए काफी है। आगे चलते हैं सिस्ट्रॉन, आज की तारीख में लेटेस्ट। अब जीन टर्म भी, फैक्टर को जीन टर्म दिया गया, जीन टर्म भी आज की तारीख में हम लोग यूज करने में कतराते हैं और प्रिसाइजली टर्म ऑफ सिस्ट्रॉन यूज होता है। यही सिस्ट्रॉन आगे देखिएगा, मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन आएगा, तब अगर आपने सिस्ट्रॉन को समझ रखा है तब आप वो समझ पाओगे कि व्हाट इज मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड व्हाट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो सिस्ट्रॉन अभी समझ लीजिए, उसको आगे आएंगे जब टेकन अप करेंगे तब देख लेंगे सिस्ट्रॉन क्या है। सिस्ट्रॉन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए का वो हिस्सा, वो टुकड़ा है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन that is carrying the information for the synthesis of, भी लिख सकते हैं, that is carrying the information for the synthesis of one polypeptide chain और ट्रांसफर RNA और rRNA। तो सिस्ट्रॉन डीएनए का वो टुकड़ा जिसके पास जानकारी है और उस जानकारी के विश्लेषण से, ट्रांसलेशन से क्या बन सकता है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है? अमीनो एसिड एक के पीछे एक जुड़ते जुड़ते, एक अमीनो एसिड से दूसरा अमीनो एसिड जुड़ा, बाय मीन्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन डाइपेप्टाइड बन गया, डाइपेप्टाइड के बाद ट्राइपेप्टाइड बन गया, इसी तरह से करते करते टेट्रापेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास है, डीएनए पे होगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से बन गया मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेशन से बन गई है पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन देखिए यहाँ पे, इसीलिए मैंने मैसेंजर आरएनए नहीं लिखा, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी उसके लिए मैसेंजर आरएनए तो बनेगा ही बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, उसके ट्रांसलेशन से मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो इस डेफिनेशन में मैं यहाँ पे मैसेंजर आरएनए लिखना, अगर मैंने पॉलीपेप्टाइड चेन लिख दी है तो मैसेंजर आरएनए लिखना मेरी कम अकली होगी। इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट हैव अ कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन। एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए जो जानकारी डीएनए के जितने टुकड़े के पास है वो टुकड़ा सिस्ट्रॉन कहलाता है। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बने या आरआरएनए बने या ट्रांसफर आरएनए बने, तो 3 तरह के आरएनए आपको पढ़ने में आते हैं और ज्यादातर बच्चे 3 ही तरह के आरएनए समझते हैं कि ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और आरआरएनए। जबकि मैं आपको जब आरआरएनए ये पढ़ाऊंगा आरएनए, तो मैं आपको 6 तरह के आरएनए पढ़ाऊंगा, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक और स्मॉल न्यूक्लियर भी पढ़ाऊंगा और जीनोमिक भी पढ़ाऊंगा, 3 और पढ़ाऊंगा। तो 6 तरह के आरएनए मैं आपको बताऊंगा। खैर वो जब आएगा बात तब की तब करेंगे। अब आप सिस्ट्रॉन भी समझ गए कि सिस्ट्रॉन क्या होता है। सिस्ट्रॉन सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट हैव अ कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन, आरआरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक, ये हो गया सिस्ट्रॉन। आगे चलिए कैरेक्टर। अपने इस चैप्टर में कैरेक्टर इतनी बार बोलेगा कि आप सोचोगे कि ये किसका कैरेक्टर,
कैरेक्टर क्या, ये मेरे कैरेक्टर पे शक कर रहा है क्या? ये कैरेक्टर सुबह से शाम तक पढ़ते पढ़ते कैरेक्टर, तो कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर इज एन इनहेरिटेबल फीचर। कैरेक्टर इज एन इनहेरिटेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव का वो लक्षण जिसकी वंशानुगति हो सकती हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आंखें मेरी नीली की काली की पीली की हरी, ये वो मेरा फीचर हो गया, लक्षण हो गया जिसकी वंशानुगति हो सकती है। तो कैरेक्टर इज एन इनहेरिटेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी जीव का वो लक्षण जिसकी वंशानुगति हो सकती हो। विच इज जनरली, और ये कैरेक्टर ज्यादातर केस में हम देखते हैं कि विच इज जनरली गवर्न बाय अ सिंगल जीन। ज्यादातर केस में हम देखते हैं कि एक जीन, वन पॉलीपेप्टाइड चेन हाइपोथेसिस दी गई थी, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दी गई थी, वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी क्या है कि एक जीन, आप ये मान लीजिए ज्यादातर केस में एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर को निर्धारित करने के लिए। ज्यादातर केस में ऐसा नहीं है कि एक ही जीन। जैसे हम लोगों के केस में हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन स्किन कलर को रिस्पॉन्सिबल, ह्यूमन स्किन कलर कौन सा बनेगा, उसके लिए जीन जो है एक से ज्यादा है। एक जीन नहीं, उसमें कई जीन पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि ह्यूमन का स्किन कलर कौन सा होगा। तो इस तरह का जो कैरेक्टर होता है वो पॉलीजेनिक कैरेक्टर कहलाता है। व्हेन अ कैरेक्टर गवर्न्ड बाय मोर देन वन जीन देन इट इज नोन एज पॉलीजेनिक कैरेक्टर। और कहीं कहीं हमको ये देखने को मिलेगा कि सिंगल जीन के पास इंफॉर्मेशन है फॉर मोर देन वन कैरेक्टर। बाउंस हो गया ना, फिर से बाउंस हो गया, रुको, बाउंस ना हो बताते हैं भाई है क्या। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक जीन, ज्यादातर केस में सिंपल सी बात कि एक जीन एक कैरेक्टर को निर्धारित कर रहा है। एक जीन, ये कोई जीन है जैसे जीन आई जो कंट्रोल कर रहा है कि शुगर पॉलीमर कौन सी बनेगी। टाइप ऑफ शुगर पॉलीमर प्रेजेंट ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी governed by the gene I that is situated over the chromosome number 9 and this gene I, इसकी अकरेंस जो है ह्यूमन पॉपुलेशन में वो मोर देन 2 फॉर्म है, IA, IB और I0, 3 फॉर्म में। लेकिन हर जगह ये इक्वेशन लागू हो जाए कि एक जीन एक कैरेक्टर को गवर्न कर रहा है, ऐसा नहीं होता। कई बार होता है कि सिंगल जीन जो है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को गवर्न कर रहा होता है, तब वो कहलाता प्लियोट्रॉपी। वो कंडीशन कहलाएगी प्लियोट्रॉपी। और कई बार ऐसा होता है कि एक कैरेक्टर, मानिए ये शुगर पॉलीमर के लिए ये जीन आई रिस्पॉन्सिबल है, जीन आई के अलावा जे और के, हाइपोथेटिकल फॉर्म बता रहा हूं परिकल्पना में, अगर मान लीजिए ये शुगर पॉलीमर कौन सी बने, केवल उसके लिए आई गवर्न ना करे, जे और के भी गवर्न करे, तब ये कहलाएगा पॉलीजेनिक कैरेक्टर। देन दिस इज नोन एज पॉलीजेनिक कैरेक्टर, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्लियोट्रॉपी में हम लोग सिकल सेल एनीमिया को पढ़ेंगे और फिनाइलकीटोनुरिया को पढ़ेंगे, और इसमें आपके पॉलीजेनिक कैरेक्टर में हम लोग ह्यूमन स्किन कलर की बात करेंगे। तो ये बात अब आपको क्लियर हो गई। चलिए कैरेक्टर पे आइए। सिस्ट्रॉन की भी बात हो गई, सिस्ट्रॉन भी आप समझ गए। चलिए उसके बाद कैरेक्टर पे आइए। इनहेरिटेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज जनरली, ज्यादातर केस में गवर्न बाय सिंगल जीन। सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ज्यादातर केस में किसी कैरेक्टर को निर्धारित करने में। ये तो हो गया कैरेक्टर। ट्रेट बहुत बार आएगा इस चैप्टर में, बार बार आएगा ट्रेट, कैरेक्टर ट्रेट, कैरेक्टर ट्रेट। तो अगर आपने ये टर्म नहीं समझ रखे तो आप उलझे ही रहोगे, फिर आपके लिए चैप्टर दिक्कत देने वाला हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझ लीजिए तो आसान हो जाएगा। ट्रेट क्या है? इट इज द वेरिएंट ऑफ अ कैरेक्टर। कैरेक्टर में मिल रहा वेरिएशन, कैरेक्टर में मिल रहा वेरिएशन। जैसे कि तौर पे आप ये मान लीजिए हाइट, हाइट और हाइट के वेरिएंट टॉल और ड्रॉप। नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं। आइए मान लीजिए कैरेक्टर की बात हो रही है, कैरेक्टर की बात होते होते मैं अगर प्लांट की हाइट की बात करूं तो प्लांट की हाइट क्या होगी, ये एक लक्षण है और इस लक्षण में मिल रही विभिन्नता उसके ट्रेट है।
तो प्लांट की हाइट लंबी हो सकती है, टॉल हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है। इसी तरह से फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर एक कैरेक्टर है और उसमें मिल रही विभिन्नता ट्रेट है। फ्लावर का कलर रेड हो सकता है, फ्लावर का कलर येलो हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। तो फ्लावर का कलर अपने आप में एक क्या है कि फ्लावर का कलर एक कैरेक्टर है और उसमें मिल रहा वेरिएशन वो एक दूसरे की ट्रेट है। फ्लावर की पोजीशन, अगर हम फ्लावर की पोजीशन की बात कर रहे हैं तो पोजीशन एक कैरेक्टर है, लक्षण है, और उसमें मिल रहा वेरिएशन, उसमें मिल रहा वेरिएशन ट्रेट है। जैसे कि ये कंडीशन जो है टर्मिनल भी हो सकती है और एक्सिलरी भी हो सकती है। पॉड का कलर, सीड का शेप, सीड कलर, सीड शेप, सीड का कलर एक कैरेक्टर है, उसमें मिल रही विभिन्नता ग्रीन और येलो। ये क्या है जी, ग्रीन और येलो उसके हो गए ट्रेट। मेरे ख्याल से अब इससे ज्यादा और मैं आपको समझाऊं कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको बोलता रहूं। उससे शायद थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल मैं एग्जांपल देता हूं कि कार आपने खरीदी, यू हैव बॉट अ कार, आपने कार एक खरीदी, तो कार खरीदी, कार हो गया आपका कैरेक्टर आपके लिए। और कौन सी खरीदी, हुंडई की खरीदी कि शेवले की खरीदी कि मर्सिडीज खरीदी कि मारुति ले आए भैया, कि मारुति ले आए, सुजुकी ले आए, वो हो जाएगा ट्रेट। तो ये हो गए कैरेक्टर और ट्रेट के बारे में जानकारी, जो बार बार आपके आएगा चैप्टर में और बार बार आप हैरान परेशान होगे और मुझे भी थोड़ा सा हैरान परेशान करोगे। इसलिए आगे ना आपको दिक्कत हो, हम भी हैप्पी रहे, सुखी फैमिली, तो इसलिए ये सारी बातें आप समझ लीजिए। आगे चलते हैं हाइब्रिड, बार बार आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या है, प्रोजेनी प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल। जब हम दो अलग अलग जेनेटिक मेकअप वाले इंडिविजुअल का क्रॉस कराएं तो जो पुत्रक पीढ़ी बनेगी वो हाइब्रिड कहलाएगी। हाइब्रिड क्या है, प्रोजेनी प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे आते अब आपके 10 हमारे टर्म डिस्कस हो चुके हैं। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लगभग 10 टर्म और है, वो जब पढ़ लेंगे तब उसके बाद हम चैप्टर चालू करेंगे, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, गुड। तो चलिए आगे चलते हैं। अब 10 हम लोग टर्म पढ़ चुके हैं, अगले टर्म पे आते हैं F1 जनरेशन। आखिरी में आके हम लोगों ने हाइब्रिड पढ़ा था। हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड इस तरह का ऑर्गेनिज्म है जो कि बना है जब हम लोगों ने दो जेनेटिक मेकअप जिनके अलग अलग है, 2 डिफरेंट जेनेटिक मेकअप वाले इंडिविजुअल्स को क्रॉस कराने से जो संतान उत्पन्न हो रही है उसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं, संकर, संकर, हाइब्रिड। तो उसके बाद F1 जनरेशन पे आ जाइए, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, जहां से हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के प्रोग्राम चालू किया, एक्सपेरिमेंट चालू किया। तो जब हम लोगों ने दो ऑर्गेनिज्म को क्रॉस कराया, हाइब्रिड बना, वो पहली पुत्रक पीढ़ी कहलाएगी, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। मदर और फादर, दो मेल प्लांट फीमेल प्लांट या मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर क्रॉस कराया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्रॉस का रिजल्ट क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द sexual reproduction, product of the sexual reproduction. The ovule will turn into seed and ovary will turn into the fruit. Fruit formation वो sexual reproduction का प्रोडक्ट है। तो फ्रूट फॉर्मेशन हो गया, फ्रूट के अंदर सीड होंगे, सीड आपने सो दिए, बो दिए, सोइंग ऑफ सीड विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नया प्लांट बन गया। तो नया प्लांट बन गया, फर्स्ट फीलियल जनरेशन आ गई, F1 जनरेशन कहलाती है, पहली पुत्रक पीढ़ी आ गई। तो ये F1 जनरेशन आप समझ गए, पहली पुत्रक पीढ़ी, प्रथम पुत्रक पीढ़ी, F1 जनरेशन। उसके बाद होमोजाइगस कंडीशन पे आइए, बार बार आएगा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन क्या है, तो दैट इंडिविजुअल विच हैव टू आइडेंटिकल एलील
फॉर अ करेक्टर, एलील लिखना रह गया है, टू आइडेंटिकल एलील फॉर अ करेक्टर, वो कहलाएगा होमोजाइगस कंडीशन। एलील क्या है? एक ही जीन के दो रूप। अब हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि हम अपने मन मंदिर में अगर भगवान जी की मूर्ति स्टैब्लिश कर रहे हैं और मूर्ति दो रूप में, अगर हमारे मन मंदिर में वो मूर्ति दोनों जगह एक ही फीचर वाली लगी है, दोनों जगह आशीर्वाद देती लगी है, दोनों जगह रावण का वध करती लगी, तो हम हो जाएंगे होमोजाइगस। तो किसी कैरेक्टर के लिए जो जीन है वो जीन एटलीस्ट टू फॉर्म में है। हमारे पास वो जीन, जैसे कि कैरेक्टर आप बात कर लीजिए कि हमारी आरबीसी पे कौन सा शुगर पॉलीमर होगा, वो कौन निर्धारित कर रहा? जीन आई, और वो तीन रूप में है, आई ए, आई बी, आई ओ या जीरो। तो तीन रूप में से हमारे अंदर दो ही रूप आ सकते हैं। अगर दोनों जगह आई ए या दोनों जगह आई बी या दोनों जगह आई हो ओ है, तो ब्लड ग्रुपिंग के लिए हम होमोजाइगस हैं, पर्टिकुलरली ब्लड ग्रुपिंग के लिए। तो जिस कैरेक्टर की बात हो रही है, जिस कैरेक्टर के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, जिस कैरेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उस कैरेक्टर का जो जीन है, वो जीन अगर हमारे पास जगह है, उसको जगह दे सकते हैं मन मंदिर में। अब थोड़ा सा यहाँ साइंस की भाषा बोल दें कि हमारे पास दो क्रोमोसोम है और दोनों क्रोमोसोम पे एक एक जीन आ सकता है जो ये निर्धारित करेगा कि मेरी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। वो क्रोमोसोम नंबर 9 है मेरा। तो मेरे अंदर बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, 1 से लेकर 23 तक एक सेट है जो हमें हमारे फादर से मिला, 1 से लेकर 23 तक एक सेट है जो हमें हमारी मदर से मिला। तो कोई भी 1 से लेकर 23 तक जो जीन है वो दो है। अब जीन नंबर 23 जो है सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। अगर दोनों जगह एक्स है तो मेरी बहन बन गई, एक जगह एक्स एक जगह वाई तो मैं बन गया। बाकी के 22 जीन होमोलोगस जीन कहलाएंगे, एक्स और वाई एक दूसरे के होमोलोगस नहीं होते। तो 9 नंबर का जीन जो हमें हमारी मदर से मिला, 9 नंबर का जीन जो हमारे हमें फादर से मिला, उस जीन पे पर्टिकुलर लोकस पे, लोकाई पे, जगह पे पर्टिकुलर जीन है, जो जीन आई है, जो ये निर्धारित कर रहा है कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो दो ही जगह है मेरे पास जहां मैं ये दो जीन को स्थान दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास दो ही क्रोमोसोम है, 9। क्लियर हुई बात? जो अभी तक मैं आपको मन मंदिर की बात कह रहा था, साइंस में बात करें हम कि मेरी हर सेल के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है हमारी बॉडी में, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, बिलियन नहीं ट्रिलियन। अब इन ट्रिलियन ऑफ सेल्स में हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। हर सेल के अंदर न्यूक्लियस, और हर न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और हर एक में 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम में 23 का पार्टिसिपेशन, योगदान हमारे फादर के द्वारा, और 23 का पार्टिसिपेशन हमारी मदर के द्वारा। वो 1 से लेकर 23 तक कैरियोटाइपिंग, अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में, लास्ट हमने चैप्टर में एमनियोसिंथेसिस पढ़ा था। एमनियोसिंथेसिस में हमने आपको कैरियोटाइपिंग बताया था। कैरियोटाइपिंग क्या है कि सोमैटिक सेल आपने कोई निकाली और सोमैटिक सेल से आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, और डीएनए का बेंडिंग पैटर्न, डीएनए से आप अपने क्रोमोसोम का बेंडिंग पैटर्न, क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, सेंट्रोमियर की प्रेजेंस, सारी बातें हमें पता लग सकती हैं। और उसका अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो कैरियोग्राम कहलाता है। 46 क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम 1 नंबर का भी 2, 2 नंबर का भी 2, 3 नंबर का भी 2, 4 नंबर का भी 2 क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम लोग होमोजाइगस कंडीशन, इसको रब करो, यहाँ पे लिखो होमोजाइगस, जिसका डिस्कशन हो रहा है, फन जनरेशन को रब करो, डिस्कशन हो चुका। ये देखिए क्रोमोसोम का रिप्रेजेंटेशन, ये क्रोमोसोम का रिप्रेजेंटेशन, क्रोमोसोम के पर्टिकुलर लोकाई पे, लोकाई जगह। कानपुर में आप आ गए और मोंगा सर को ढूंढ रहे हो, पहुंच ना पाओगे, तो कानपुर में आए, सुप्रीम 60 में चले आए और आपने कहा मोंगा सर से मिलना है, तो मेरा आपका मुलाकात होने के बहुत अच्छे चांस है। लेकिन अगर आप और थोड़ी सी मेहनत लगाओगे और ढूंढते ढांढते मुझे मेरे घर तक पहुंच गए, तब तो कहने ही क्या। तो ये घर है क्या? क्रोमोसोम पे पर्टिकुलर 9 नंबर के क्रोमोसोम पे जीन आई, जो इस बात को निर्धारित कर रहा है कि ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा।
वो हमेशा क्रोमोसोम नंबर 9 पे ही होगा। जीन आई ये नहीं हो सकता कि जगह बदल ले कि इस बार हम 8 पे हो जाए, इस बार हम 10 पे हो जाए, इस बार हम 11 पे हो जाए। पर्टिकुलर जीन पर्टिकुलर लोकाई पे ही होता है। लोकाई उसका कह लीजिए लोकेशन। इस तरह से आप मन में धारणा बिठा लीजिए। लोकस जो है उसकी लोकेशन है। लोकेशन फिक्स होगी कि जीन आई क्रोमोसोम नंबर 9 पे या तो यहाँ या तो यहाँ, मतलब जहां पे भी हो वहीं पे रहेगा। हम कह रहे हैं यहाँ पे है, तो इस लोकाई पे अगर है तो इसके होमोलॉगस है हमारे फादर का, तो मदर के भी उस पे भी यहीं पे होगा जीन आई। अब अगर ये जीन आई दोनों जगह जीन आई ए है तो ये एक दूसरे के, ये कंडीशन कहलाएगी होमोजाइगस। अगर एक जगह आई ए एक जगह आई बी तो हो जाएगी हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो यही बात कही जा रही है आपसे। वो इंडिविजुअल विच हैव टू आइडेंटिकल एलील फॉर अ कैरेक्टर। आइडेंटिकल एलील का मतलब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समान, आइडेंटिकल मिरर इमेज, जो एक दूसरे के समान होंगे। तो वो इंडिविजुअल जिसमें किसी कैरेक्टर के लिए, यहाँ कैरेक्टर किसका उदाहरण उठाया हमने, यहाँ कैरेक्टर हमने उदाहरण उठाया है कि उसकी ब्लड ग्रुप किस तरह का होगा, शुगर पॉलीमर कौन सा बनेगा। शुगर पॉलीमर कौन सा बनेगा, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वो निर्धारित कर रहा है जीन आई, जो कि 3 फॉर्म में ह्यूमन पॉपुलेशन में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो 2 ही फॉर्म में हो सकता है। क्योंकि हमारे पास या किसी भी जो अपनी 137 करोड़ 135 करोड़ जो भी जनसंख्या है, अगर ट्राइसोमी नहीं हो रखी, मतलब एबनॉर्मेलिटी नहीं है, एबनॉर्मेलिटी नहीं है, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो उसके पास 9 नंबर के जीन, 9 नंबर के क्रोमोसोम 2 ही होंगे। और दोनों पे केवल एक एक लोकाई है जहां पे जीन आई आएगा, तो 2 ही जीन आई होंगे। और ये जीन आई के अलग अलग रूप एक दूसरे के एलील कहला रहे। कौन से एलील हैं, अगर वो समान एक ही जैसे एलील है तो ये बंदा ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग के लिए होमोजाइगस कहलाएगा। तो होमोजाइगस कंडीशन आपको मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गई होगी। होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन क्या है भाई? होमोजाइगस कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल के पास कोई भी लक्षण, जिस लक्षण की बात हो रही है उस लक्षण के जो एलील है वो आइडेंटिकल है। दैट इंडिविजुअल said to be homozygous which have 2 identical allele for a कैरेक्टर इन कंसिडरेशन। जिस कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए बात हो रही उस कैरेक्टर के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो दोनों एलील एक दूसरे के आइडेंटिकल है, तो इसे को हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। हेटेरोजाइगस कंडीशन पे आइए, अगले टर्म पे आइए 13वें नंबर का। दैट इंडिविजुअल विच हैव 2 डिफरेंट एलील। तो ये वो तरह का इंडिविजुअल हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया जिसमें जो कैरेक्टर की बात हो रही है उस कैरेक्टर का जो जीन है उसके जो अलग अलग रूप है एलील, वो एलील जो है, एक का एलील एक जीन दूसरे का एलील, वो एलील जो है वो अलग हो जाए, सेम ना हो। इससे पहले वाले में सेम थे, आई ए दोनों जगह, या आई बी दोनों जगह, या आई ओ दोनों जगह। अब इस केस में एक जगह तो आई ए, एक जगह आई बी या आई ओ, तो मतलब ये दोनों एलील जो क्रोमोसोम नंबर 9 पे पर्टिकुलर लोकाई पे है, यहाँ पे है, वो दोनों एक दूसरे से अलग हो। आई ए आई बी हो सकता है, या यहाँ पे इस पे आई ए हो सकता है, इस पे आई बी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या यहाँ पे आई ओ और यहाँ पे आई बी हो, या यहाँ पे आई ओ और यहाँ पे आई ए हो। ये कोई भी कंडीशन, इस तरह की कंडीशन जब दोनों एलील एक दूसरे के अलग अलग हो, क्लियर, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? उस कंडीशन के लिए, उस कैरेक्टर के लिए वो ऑर्गेनिज्म हेटेरोजाइगस कहलाएगा। ओके, चलिए आगे चलें। अब आ रहा है डोमिनेंट और रिसेसिव। बहुत आता, बार बार आता, इतनी बार आता है कि पूरे चैप्टर में आप डोमिनेंट और रिसेसिव ही ढूंढते रहेंगे। डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब दबंग, हुड़ दबंग। डोमिनेंट थपड़िया के किसी को चुपचाप बिठा दो कि चुप बैठ बे, तू मेरे सामने बोल मत। डोमिनेंट वो होगा जो जबर होगा, डोमिनेंट वो होगा जो पावरफुल होगा, जो दूसरे को दबा के रखेगा। तो डोमिनेंट एलील कौन सा कहलाता है? दैट एलील विच शोज इट्स इफेक्ट, वो एलील जो अपना इफेक्ट शो कर देगा while present in a homozygous configuration और heterozygous configuration। भले ही वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, भले ही वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो,
वो अपनी प्रेजेंस शो कर देगा, अपना इफेक्ट दिखा देगा। प्रेजेंस कैसे शो कर देगा? इफेक्ट दिखा देगा। तो मानिए यहाँ पे अभी हमने एग्जांपल उठाया था किसका? जीन आई का। यहाँ पे है जीन आई का रूप एलील ए, और यहाँ पे है जीन आई का ए। होमोजाइगस कंडीशन हो गई तो शुगर पॉलीमर जो बनेगा, जिसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं, एंटीजन ए बन गया। ये ब्लड ग्रुप ए का ऑर्गेनिज्म हो गया, इसका ब्लड ग्रुप ए है। अब एक कंडीशन और हाइपोथेटिकल देखिए कि यहाँ पे एलील आई ए और दूसरे पे एलील आई ओ। इसकी वजह से शुगर पॉलीमर एंटीजन बन रहा ए, और इसकी वजह से ओ यहाँ पे जो है वो बेसिकली 0 है, उसकी वजह से कोई भी नहीं बन रहा एंटीजन, तो इसका भी ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। और ये इसका डोमिनेंट हो जाएगा। इसमें डोमिनेंट हो गया कि इसने अपनी बात कही, उसकी नहीं मानी कि मेरे हिसाब से चलो। ये हो गया डोमिनेंट का केस। और ओ वाला हो गया रिसेसिव, छुप गया, वो अपनी प्रेजेंस दिखा नहीं पाया। क्लियर? ये होता है होमोजाइगस और डोमिनेंट का फंडा। होमोजाइगस में एक डोमिनेंट और रिसेसिव का फंडा। डोमिनेंट और रिसेसिव का फंडा ये है कि जब किसी भी कैरेक्टर को निर्धारित करने वाला जो जीन है, वो जीन दोनों क्रोमोसोम पे अलग अलग है। अब एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल बात समझो कि मान लीजिए ये जीन आई जो है, ये जीन आई, अगर सपोज एग्जांपल आपको दे रहा हूं समझाने के लिए, ये जीन आई जो क्रोमोसोम नंबर 9 पे है, ये निर्धारित कर रहा है कि ह्यूमन आरबीसी का कलर क्या होगा। ह्यूमन आरबीसी लाल रंग की हो जाएगी कि हरे रंग की हो जाएगी। ठीक, तो इसके दो रूप आप मान लीजिए, रेड और ग्रीन, आई आर और आई जी। फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई बच्चा बीच में से लेक्चर देखे, उसको लगे ये सर क्या कौन सी नई चीज पढ़ा रहे हैं। मैं नई चीज नहीं पढ़ा रहा, मैं परिकल्पना के घोड़े दौड़ा रहा हूं आपको डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि ऐसा एक जीन है जो जीन क्रोमोसोम नंबर 9 पे सिचुएटेड है, जो ये निर्धारित कर रहा है कि ह्यूमन आरबीसी का कलर क्या होगा, लाल होगा कि हरा होगा। तो वो दो रूप में है। अगर एक ही रूप में होता तो जितने भी ह्यूमन है वर्ल्ड में, या इंडिया की बात कर ले, हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया की बात कर ले, सभी का आरबीसी का कलर लाल होता। लेकिन हम देख रहे हैं, वही बात है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने में हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनका आरबीसी का कलर ग्रीन है, रेड नहीं है। तो इसका मतलब है कि जीन आई जो है उसका रेड आर और जी दो रूप है। तो अगर आई आर और आई आर है, रेड हो गया, आई जी और आई जी है, ग्रीन हो गया। होमोजाइगस कंडीशन में बवाल कहाँ पे हुआ, मारकाट कहाँ पे हुई, लड़ाई झगड़ा कहाँ पे हुआ? जब हुआ आई आर और आई जी कंडीशन, तब लड़ाई झगड़ा हुआ। मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं तो दूसरा कोई नहीं, मैं ही मैं हूं तो मूंगा ही मूंगा है। फिर हम किसी से दबेंगे थोड़ी, और कोई दूसरा है तो वही है। बात तो तब आएगी कि कौन डोमिनेंट और कौन रिसेसिव, जब हम और कोई दूसरा हो। तो सीधी सी बात है, आप अपने घर में देख लीजिए, या तो माता जी की चलती है या पिताजी की चलती है, किसी भी घर में दोनों की नहीं चलती। एक डोमिनेंट होता, दूसरा बेचारा रिसेसिव हो जाता, उसको पता कि इससे पंगा मत लो, इसके करने दो जो कर रहा। तो वही चीज यहाँ पे है। आर और जी जब अलग अलग हुए, आर इधर जी इधर, या जी इधर आर इधर, अब वो कह रहा जी मैं तो ग्रीन हरा रंग रंगूंगा, मुझ पे किसने हरा रंग डाला, मैं तो हरा रंग बनाऊंगा। और वो कह रहा ये लाल रंग मेरा पीछा कब छोड़ेगा, मैं तो लाल रंग की आरबीसी बनाऊंगा। दोनों के बीच में क्या होगा? जूतम पहले वो अपनी चलाने की सोचेगा, ये अपनी चलाने की सोचेगा, और अल्टीमेटली एक अपने को शो कर देगा। जो शो कर देगा वो डोमिनेंट कहलाएगा, और जो शो नहीं कर पाएगा वो रिसेसिव कहलाएगा। तो वही चीज यहाँ लिखी है हेटेरोजाइगस कॉन्फ़िगरेशन में। देखिए होमोजाइगस कॉन्फ़िगरेशन जब दोनों जगह सेम थे, तो आई आर और आई आर, जब हमसे कोई लड़ने वाला है ही नहीं, तब तो हम अपनी बात कह ही लेंगे ना, तब तो ये रेड बना देगा और ये ग्रीन बना देगा। होमोजाइगस कंडीशन में तो दोनों अपने को शो कर देंगे, इफेक्ट दिखा देंगे, क्योंकि तब हमारे सामने कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं है। हमें एक तरह से वॉक ओवर मिल गया, हम गेम जीत गए। मेरा प्रतिद्वंदी है ही नहीं। प्रतिद्वंदी जब है, एलील दूसरा आ गया, तब डिसाइड होना कौन डोमिनेंट, कौन जबर है, कौन दबंग है।
अब वो अपनी चलाना चाहता, उसको रेड करना चाहता, ये अपनी चलाना चाहता, उसको ग्रीन करना चाहता, तो अल्टीमेटली एक ही अपने को शो कर पाएगा। जो शो कर देगा वो डोमिनेंट, और जो शो नहीं कर पाएगा वो रिसेसिव। और जो डोमिनेंट शो कर दिया किस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस कंडीशन में तो ये भी शो ये भी शो, तो इसीलिए यहाँ लिखा रिसेसिव एलील दैट एलील व्हिच डू नॉट एबल टू शो इट्स इफेक्ट, अपना इफेक्ट नहीं शो कर पा रहा व्हेन प्रेजेंट इन हेटेरोजाइगस कॉन्फिगरेशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन में तो शो कर देगा। तो घर में पिताजी और माताजी, चलिए पिताजी माताजी छोड़िए, बात पर्सनल हो जाती है, पड़ोसी का घर देख लीजिए। पड़ोसी बेचारा डरा सहमा सा रहता है घर में, और जब उनकी गई होम मिनिस्ट्री राखी बांधने अपने मायके, तो ये बेचारा दबंग हो गया 2 दिन के लिए कि अब थानेदार घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, अब तो मेरी चलेगी। थानेदार वापस आया, ये फिर डर के बैठ गया। तो कब अपने को शो कर दिया, जब उसका प्रतिद्वंदी नहीं, होमोजाइगस कंडीशन में हुआ, शो कर दिया। और थानेदार घर आते ही वो वापस अपना रिसेसिव हो गया, हेटेरोजाइगस कंडीशन हुई, फिर बेचारा दुबक गया। वही चीज यहाँ एप्लीकेबल कर लीजिए, डोमिनेंट और रिसेसिव आप भूलेंगे नहीं। अगर आइडेंटिकल एलील नहीं है, अनआइडेंटिकल एलील है, तो एक एलील अपना इफेक्ट शो कर देता है। जो एलील अपना इफेक्ट शो कर देता है, कैरेक्टर कि प्लांट की हाइट कैसी होगी, लंबी होगी कि छोटी होगी। अब एक जीन है जो उसको लंबा करना चाहता है, एक जीन है जो उसको ड्रॉप करना चाहता है। उन दोनों की उठापटक में जो जीता वो डोमिनेंट एलील कहलाएगा। फ्लावर का कलर वायलेट होगा कि व्हाइट होगा, तो जो अपना शो कर देगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो डोमिनेंट कहलाएगा। सीड का कलर ग्रीन होगा कि येलो होगा, जो अपना इफेक्ट शो कर देगा वो डोमिनेंट कहलाएगा, जो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा वो रिसेसिव कहलाएगा। पॉड का शेप, पॉड का कलर, इसी तरह से 7 कैरेक्टर जो मेंडल ने लिए थे, जो हम लोग अगली बार डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा ट्रेट उसका हम देखेंगे डोमिनेंट और कौन कौन सा रिसेसिव। फिलहाल आपके लिए कॉन्सेप्ट जो था कि डोमिनेंट और रिसेसिव का, आई थिंक इट इज नाउ वेरी मच क्लियर, जो मैं समझता हूं कि आपके दिमाग में क्लियर कट ये बात बैठ गई होगी। तो अब 5-6 टर्म और बचे हैं, वो हम लोग डिस्कस कर ले, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम मेंडल पे आते हैं। ओके, 15 आपके टर्म डिस्कस हो गए हैं, थोड़े ही और बचे हैं, और जब ये आप पढ़ लोगे तभी आप चैप्टर को फील कर पाओगे, वरना नहीं फील कर पाओगे। ओके, हाँ जी, तो चलिए खत्म करें। 16वां है जीनोम, a complete set of chromosome where each and every chromosome represents itself singly। जीनोम होता है कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का, जिसमें हर क्रोमोसोम अपने आप को सिंगल रिप्रेजेंट करता है। ये चीज मैं आपको पहले भी शायद बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूं, हालांकि मेरे ख्याल से डिस्कस हो चुका है। जीनोम, जैसे कि मानिए आपकी ये जो क्लास 12 की बायोलॉजी की बुक है सिंगल है, और क्लास 11 की एक है। मानिए ये 2-2 वॉल्यूम होती, 4 होती, और आप लेने जाते, आप बायो में एडमिशन लिया, बायो में लेने जाते बुक कि मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी, मुझे एनसीईआरटी की बुक्स दे दो, तो आप कहते हैं मुझे कंप्लीट सेट प्रोवाइड मी, कंप्लीट सेट ऑफ बायोलॉजी बुक्स फॉर प्रिपरेशन फॉर द नीट एनसीईआरटी। तो वो आपको उठा के क्या करेगा, एक क्लास 11 की एक क्लास 12 की दे देगा। मानिए ये 2-2 होती, तो आपको क्या करता कि क्लास 11 का अगर आपके पास ए और बी और सी और डी, मानिए आपका क्लास 12 का एक हाइपोथेटिकल पोजीशन, तो वो आपको ए बी सी डी का एक एक पीस दे देता, तो कंप्लीट सेट हो जाता। आपको जाके यही बोलना था कि प्लीज प्रोवाइड मी अ कंप्लीट सेट ऑफ बायोलॉजी बुक फॉर द नीट प्रिपरेशन, तो वो आपको ए बी सी डी, मानिए ये ए बी सी डी 8 होती, ए बी सी डी वॉल्यूम होता आपका अपना क्लास 11 का, और ई एफ जी एच वॉल्यूम होता क्लास 12 का, तब भी आपको जाके यही कहना था कि कंप्लीट सेट दे दो। कंप्लीट सेट अपने आप में ये नंबर उसमें आ जाता, और अगर ये 10-10 भी होती, 1 to 10 एंड 11 to 20, अगर ये 10-10 भी होती तब भी आप जाके यही करते कि प्लीज प्रोवाइड मी अ कंप्लीट सेट ऑफ बुक फॉर द एनसीईआरटी, बुक फॉर द नीट प्रिपरेशन एनसीईआरटी पब्लिकेशन। तो वो आपको 1 से लेके 10 तक और 10 से लेके 20 तक एक एक दे देता, एक एक पीस सबका, तो कंप्लीट सेट हो जाता। तो जीनोम कंप्लीट सेट है क्रोमोसोम का। अब कंप्लीट सेट का मतलब ये देख लीजिए जिसमें हर क्रोमोसोम सिंगल है। ऐसा नहीं हो सकता कि ए बी सी डी ई एफ जी एच में मानिए उसके पास एफ नहीं है, तो वो अगर आपको 2 ई दे दे और जी एच दे दे, ए बी सी डी 2 बार ई दे दे, जी एच दे दे, तो क्या कंप्लीट हो जाएगा? नहीं भैया, गड़बड़ हो गई। या आपको ई और जी नहीं है, 2 ई और 2 एच दे दिए, 8 बुक दे दी, किलो भैया सेट कंप्लीट हो गया। ना ना, नहीं कंप्लीट हुआ, हमें हर का एक चाहिए, वही चीज है वो जीनोम कहलाता। क्लियर हो गई?
23 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम मदर से, 23 क्रोमोसोम फादर से, 1 से लेके 23 तक अ कंप्लीट सेट जीनोम, एक जीनोम। अब उसमें ये नहीं हो सकता कि 1 से लेके 23 में 10वें नंबर का एक भी ना हो, 9वें नंबर का एक भी ना हो, 8 नंबर के 2 हो जाए, 11 नंबर के 2 हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जीनोम। तो जीनोम का जो नंबर है वही पोल आईडी सेट करता है। अगर सेल में जीनोम 1 है तो हैप्लॉइड हो गया, सेल में जीनोम 2 है तो डिप्लॉइड हो गया, सेल में जीनोम 3 है तो ट्रिप्लॉइड हो गया। जीनोम कंप्लीट सेट को बता रहा। टेस्ट क्रॉस पे आ जाएंगे। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, नाम सुनेंगे आप। टेस्ट क्रॉस है, ये मेंडल ने डन करी थी, मेंडल ने परफॉर्म करी थी, ये जानने के लिए कि F2 जनरेशन के जो डोमिनेंट प्लांट है उसने देखा था वो डोमिनेंट प्लांट एक ही में जेनेटिक मेकअप के नहीं है। अगर एक ही जेनेटिक मेकअप के होते तो जब उनकी हम सेल्फिंग कराते तो एक ही जैसा रिजल्ट आता। मैं जानता हूं ये चीज आपको बाउंस हो रही होगी, लेकिन यहाँ समझिए, आगे जब हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो फिर से टेस्ट क्रॉस पढ़ेंगे, तब आप उस दिन बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाएंगे। आखिरी में आके मैंने एक्सीलेटर पर पाँव थोड़ा दबा दिया क्योंकि टाइम इज रनिंग शॉर्ट। मैं चाहता हूं आज जो वैल्यूएबल टर्म्स है वो डिस्कस हो जाए इस लेक्चर में। तो टेस्ट क्रॉस क्या है, मेंडल ने टेस्ट क्रॉस कराई है F2 जनरेशन के जो उनके ऑर्गेनिज्म थे, प्लांट थे, उनका जीनोटाइप जानने के लिए। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप होता है फिजिकल अपीयरेंस, दिखता कैसा है, प्लांट टॉल है कि लॉन्ग है, लॉन्ग है कि शॉर्ट है। फिनोटाइप इज द फिजिकल अपीयरेंस, कैसा दिखता है, फिनोटाइप। और जीनोटाइप वो कहलाता है जेनेटिक मेकअप की, उसमें जीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जीन एक ही जैसे हैं कि एलील अलग अलग है, वो कहलाएगा जीनोटाइप। जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप, फिनोटाइप इज द फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप दिखता कैसा है, जीनोटाइप बना कैसा है। फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप, बना कैसा है। तो टेस्ट क्रॉस जब उसने कराया, टेस्ट क्रॉस क्यों कराया, क्योंकि F2 जनरेशन में जो प्लांट बने थे टॉल, वो ये जानता था ये सारे के सारे एक जैसे नहीं है। क्यों जानता था कि जब उसने F2 जनरेशन के टॉल की सेल्फिंग कराई है तो F2 जनरेशन के टॉल एटलीस्ट 2 तरह के जेनेटिक मेकअप वाले थे। एक वो था जिसमें हमेशा आगे टॉल प्लांट बना है, और एक वो था जिसमें आगे टॉल और ड्रॉप दोनों तरह के बन रहे थे। तो ये जानना चाहता था कि दिखने में तो एक जैसे है लेकिन बनने में क्या फर्क है। तो टेस्ट क्रॉस उसने कराई जब F2 जनरेशन के प्लांट का उसने क्रॉस कराया है होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से। जब होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया, वो क्रॉस टेस्ट क्रॉस कराई। टेस्ट वो टेस्ट करना चाहता था कि इनका जेनेटिक मेकअप क्या है। जब होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से हम अननोन जेनेटिक मेकअप वाले ऑर्गेनिज्म का क्रॉस कराते हैं तो उसके रिजल्ट से हम बता देते हैं कि इसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा। ये बात आपको जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, सिंगल जीन इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा, तब ये बात आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या उसकी रिजल्ट की, क्रॉस के रिजल्ट की जो फाइंडिंग है उस फाइंडिंग के हिसाब से कैसे हम एनालिसिस करके ये बता देंगे कि ये जो अननोन जीनोटाइप है वो जीनोटाइप कौन सा होगा। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन टाइप ऑफ जीनोटाइप दिस क्रॉस इज डन, जनरली परफॉर्म। तो ये परफॉर्म करी जाती है जब हमें किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप के बारे में जानकारी चाहिए। तो हम करते क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से उसका क्रॉस कराते हैं तो पता लग जाएगा, वो कहलाएगी टेस्ट क्रॉस। और बैक क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस में हम देखते हैं कि जब लगातार सेल्फिंग किसी ऑर्गेनिज्म में कराते जा रहे हैं तो अब उसमें आखिरी में आके इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इस स्पीसीज में हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पोटेंसी कम हो जाएगी, वाइबिलिटी कम हो जाएगी। तब हम इस तरह के ऑर्गेनिज्म का जिसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया उसका क्रॉस पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से कराते हैं। वो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है, वो कहलाती है बैक क्रॉस। और प्योर लाइन प्लांट क्या है, इट इज जनरली मेड, ये बनाया जाता है, प्योर लाइन प्लांट बनाया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडल ने जब भी अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करी है, ही ऑलवेज स्टार्टेड विद द प्योर लाइन प्लांट, प्योर लाइन प्लांट से करी है। व्हाट इज प्योर लाइन प्लांट? प्योर लाइन प्लांट जनरली मेड बाय सेल्फिंग ओवर सेवरल जनरेशन, कई जनरेशन तक हम सेल्फिंग कराते जाएंगे कराते जाएंगे कराते जाएंगे। और प्योर लाइन हम तब कहेंगे डेवलप हो गया जब एटलीस्ट 5 से 6 जनरेशन तक सेल्फिंग कराने पे जिस कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए हम सेल्फिंग करा रहे हैं उसका स्टेबल इनहेरिटेंस और स्टेबल एक्सप्रेशन आएगा, तब हम बोलेंगे कि नाउ प्लांट हैज डेवलप्ड प्योर लाइन प्लांट, प्योर लाइन प्लांट बन गया। मानिए टॉल कैरेक्टर को पकड़ के हम ध्यान में रखते हुए सेल्फिंग करा रहे हैं प्लांट की, सेल्फिंग कराते जा रहे हैं, 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 जनरेशन, चौथी जनरेशन में आके प्लांट ने अगर ड्रॉप प्लांट दिखा दिए, हम फिर से वहां से गिनती स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, कम से कम 5 से 6 जनरेशन तक हम क्रॉस कराएंगे। तब तक क्रॉस कराएंगे जब 5 से 6 जनरेशन तक इसमें डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। डेविएशन का क्या कि अगर टॉल प्लांट को
टॉल कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए हम सल्फिंग करा रहे हैं तो जितने भी ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं वो सारे टॉल हो। अगर हम ड्रॉ प्लांट को ध्यान में रखते हुए सल्फिंग करा रहे हैं तो जितने भी ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं सारे ड्रॉ हो। अगर हम सीड के कलर ग्रीन को या येलो को रख में ध्यान में कराते हुए सर्फिंग करा रहे हैं तो 5 से 6 जनरेशन तक जब कम से कम ये सिचुएशन ना आ जाए कि जिस कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए कि सीड का कलर येलो या ग्रीन, अगर येलो को ध्यान में रखते हुए हम क्रॉस करा रहे हैं तो जितनी भी प्रोजिनी बन रही है सब येलो की बने, या ग्रीन को करते हुए करा रहे हैं तो जितनी भी प्रोजिनी बने उनके जो सीड है येलो के या ग्रीन के बने, ग्रीन को रखते हुए करा रहे हैं। तो कांस्टेंट कैरेक्टर का एक्सप्रेशन और कांस्टेंट कैरेक्टर का इनहेरिटेंस जब 5 से 6 जनरेशन तक आ जाता है तब हम बोलते हैं प्योर लाइन प्लांट बन गया। तो ये आपके 19 डिस्कस हो गए हैं जो चीजें आपको मैं बताना चाहता था। मेरे ख्याल से उसके अलावा जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखा नहीं है मैंने, जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखा होता तो 21 हो जाते, 21 ही मैं आपको बताना चाहता था। तो यहाँ पे आके आपका ये इस चैप्टर का जो ओपनिंग मेरा लेक्चर था वो खत्म हुआ। ये 21 करेक्ट अगर आपको टर्म ध्यान रहेंगे मेरे साथ जब आप चलेंगे इस जर्नी में इसमें, तो 21 अगर आपको याद रहेंगे तो कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। हम लोग बहुत आसानी से चैप्टर हंसते मुस्कुराते हुए वैतरणी को पार कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, इसको दोहराइए। अगले लेक्चर में मिलता हूँ आपसे सिंगल जीन इनहेरिटेंस और मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन की व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट सक्सेस, उसके सक्सेस के मेंडल का जनरल इंट्रोडक्शन थोड़ी सी बात है, उसके बाद इसके रीजन सक्सेस के और इसने पी प्लांट को क्यों चुना और सिंगल जीन इनहेरिटेंस इन द कमिंग लेक्चर। टिल देन गुड बाय, गुड लक, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मेरे लेक्चर पढ़ते रहिए। उसके अलावा सुप्रीम 60 को फॉलो करते रहिए। टिल देन गुड लक, गुड बाय, ओके।